नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना के मामले में जबरदस्त उछाल, देश में नहीं रुक रही रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 7,466 नए केस और 175 लोगों की मौत। गृह मंत्री अमित शाह ने की मंत्रियों से बात, लॉकडाउन पर लिया फीडबैक। 31 मई को समाप्त हो जाएगा लॉकडाउन कोड। देश में 26 साल बाद टिड्डी दलों की सबसे भयानक हमला। देहरादून त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक, कोरोना टेस्ट बढ़ाए जाए सरकार। देवस्थानम बोर्ड को लेकर बयानबाजी जारी। अगले 2 दिन ओलावृष्टि की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों में शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्टेट में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वह जरूर जल्द ही रुक जाएगा, क्योंकि जो भी केसेस हैं वो प्रवासियों जो वापस लौटे हैं उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो नियंत्रण में हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां एक बाजारों का समय बढ़ाने का मसला है, दिन में गर्मी बहुत होने लगी है, गर्मी के कारण लोग बीमार हो सकते हैं। भारत सरकार ने भी शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर दुष्प्रभाव दिखाई दिया तो निर्णय वापस भी लिया जा सकता है। देखिए, संक्रमित लोगों के आने से बढ़ा है, और इसलिए हमने जो अपने अस्पताल हैं वो हमने पहले से हमारी तैयारी थी, और जो पेशेंट बढ़ रहे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं ये अपेक्षित था। पहले से हमको लगता था कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे लोग जो महानगरों में रह रहे हैं और उन महानगरों की जो हालात है उससे संभावित था। लेकिन ये बीमारी ठीक हो रही है, हमारे डॉक्टर उसको ठीक कर पाने में सफल हुए हैं, और इसलिए हमको भरोसा है कि वो थोड़ा बहुत अस्वस्थ भी होंगे तो दवाई लेने से फिर ठीक हो जाएंगे, सावधानी से वो बच सकते हैं। फिर भारत सरकार ने भी जो समय निर्धारित किया है वो शाम के 7 बजे तक का ही निर्धारित किया है, तो उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। लेकिन हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस है, और उसके जो अभी तक जो
उसका प्रभाव देखने में आ रहा है वो एकदम डायनामिक है, कभी भी और कई तरह के रूप उसके बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी जनहित में होगा वो निर्णय लिया जा सकता है। माना 7 बजे तक का है, अगर ऐसा लगता है कि उससे कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो उसको वापस भी लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी सामान्य स्थिति हो इस दृष्टि से कि पूरे देश में जब 7 बजे तक मार्केट खुल रही है तो हमको भी खोलना चाहिए। लोगों की डिमांड भी थी, व्यापार मंडलों ने भी हमको लिख के दिया कि इसको 7 बजे तक खोल दिया जाए तो ज़्यादा उचित होगा। लॉकडाउन 5.0 को लेकर गृह मंत्रालय का मंथन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और साथ ही लॉकडाउन 4.0 के बारे में जानकारी ली और स्थिति पर भी मंथन किया। गृह मंत्री अमित शाह का मंथन, राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात। क्या देश में लागू होगा लॉकडाउन 5? क्या होगी आगे की रणनीति? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4 पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने लॉकडाउन 4 को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विचार जाने। अमित शाह ने लॉकडाउन 4 के वर्तमान हालत पर चर्चा करी। गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 31 मई के बाद लॉकडाउन पर उनके राज्यों की क्या राय है और आगे क्या सोचते हैं, इस पर उनके विचार जाने। बता दें कि लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। क्या देश में लॉकडाउन 5 लागू होगा? फिलहाल सबकी नजर इस पर है। हालांकि सरकार का लॉकडाउन 5 पर मंथन जारी है। लॉकडाउन 4 के खत्म होने के पहले ही लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मन की बात में पीएम मोदी बहुत कुछ साफ कर सकते हैं। वैसे सूत्रों का यही कहना है कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का बढ़ना लगभग तय है। सरकार ज्यादा छूट देकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन जो जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उन्हें इस बार भी राहत मिलने की उम्मीद कम है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5 में 11 शहरों पर सख्ती जारी रहेगी। ये वो शहर है जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिन शहरों में पाबंदी जारी रह सकती है वो हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत, कोलकाता। इन 11 शहरों में भारत में कुल कोरोना संक्रमित केस के 70% मामले मिले हैं, जबकि अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई में ये और भी खतरनाक है। यहाँ देश के कुल मरीजों की 60% लोग पाए गए हैं। लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम और शर्तें लागू रहेंगी। लॉकडाउन 5 के दौरान सभी जोन में सैलून और जिम खोलने की इजाजत दी जा सकती है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़कर बताया जा रहा है कि शादी और अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट दी जा सकती है। फिलहाल गृह मंत्रालय के रवैये से ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन 5 की तैयारी है, लेकिन वो कुछ शर्तों के साथ आ सकता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद गृह मंत्रालय क्या निर्णय लेता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। मैंगलोर में आज सुबह से अचानक हुई तेज बारिश के बाद मौसम ने तेजी से करवट बदल ली है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, तो आज अचानक हुई बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि खेतों को जो इस वक्त सिंचाई की जरूरत थी वो भी अब कम ही पड़ेगी। गर्मी जो बहुत ज़्यादा 3-4 दिन से गर्मी हो रही थी, उससे बहुत निजात मिली है और ये बहुत फ़ायदेमंद बारिश है। इससे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं लोग, गर्मी से राहत मिल गई है और ये जो बारिश है ये खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रोलक संस्था ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून की तिथि नियत की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खल्ले की खंडपीठ में हुई। मामले में देहरादून की रोलक संस्था ने अपने को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया।
संस्था का कहना है कि सरकार द्वारा पारित चारधाम देवस्थानम एक्ट सही है और जनहित में है। बोर्ड द्वारा ही मंदिर की देखभाल की जाएगी। दिल्ली के देहरादून की तरफ से इंटरवेंशन फाइल की है और उस इंटरवेंशन में हमने कोर्ट के सामने ये रखा है कि ये एक्ट बिल्कुल सही बनाया गया है और किसी भी तरीके से किसी भी हिंदू रिलीजियस एक्टिविटी को ये एक्ट हैम्पर नहीं करता है। आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 में ही साफ लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट बाय एक्ट एनी सेकुलर एक्टिविटी ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मैनेज करना चाहे तो वो कर सकती है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार बाजपुर क्षेत्र कोसी नदी में अवैध खनन मामले पर कई दिनों से खनन अधिकारियों राजस्व विभाग टीम की छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन अधिकारियों से आंख मिचोली खेलते हुए खनन माफिया बेखौफ होकर रोजाना सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। जहां तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने टीम के साथ खनन क्षेत्र में छापामारी की, अधिकारियों की जानकारी मिलते ही खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और अपने अपने वाहनों को लेकर भाग गए। लेकिन छापेमारी में उप खनिज में लिप्त एक डंपर को पकड़ा गया है। तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ रात दिन छापामारी की जा रही है। अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई जारी है। आज जो कार्रवाई एक डंपर पकड़ा गया है बाजार घाट के सामने, उसको पकड़ कर ला रहे थे, उसने ड्राइवर ने जबरदस्ती कोसी नदी में गलत रास्ते में डाल कर फंसा दिया गया। उसको निकालने की तैयारी की जाए। कंडक्टर और क्लीनर को उसको यहाँ पकड़ कर पुलिस चौकी में सुपुर्द कर दिया गया। यदि वो ले आएंगे अपना डंपर निकलवा के तो उनको छुड़वा दिया जाएगा। सितारगंज के बमनपुरी गांव के पास सिडकुल मार्ग पर महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची आपातकालीन 108 सेवा ने शव को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला की शिनाख्त में जुटी हुई है। क्षेत्र से 108 के द्वारा लाई गई है और जब हमारी 108 की टीम वहाँ पहुँची है तो उनके परिजनों वगैरह की और हिस्ट्री अभी प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस पहुँच गई है, उनका पंचनामा भरा जा रहा है। पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और जो भी वास्तविकता है वो सामने आएगी। बागेश्वर में कोरोना संक्रमण महामारी के कारण विभिन्न राज्यों से वापस आ रहे प्रवासियों को क्वारंटीन किया जा रहा है। इन प्रवासियों को किसी प्रकार से खाने पीने और रहने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने सभी उप जिलाधिकारियों, नोडल अधिकारियों और जिला पंचायत राज अधिकारी को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि क्वारंटीन किए गए प्रवासियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए उन्हें जो जिम्मेदारियां एवं दायित्व सौंपे गए हैं उन दायित्वों का निर्वहन निष्ठा एवं कुशलता के साथ करें। किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर नारसन बॉर्डर पर आ रहे प्रवासियों की परेशानी को देखते हुए आरएसएस ने शिविर लगाया है, जहां सुबह नाश्ते से लेकर रात्रि भोजन व्यवस्था स्वयंसेवकों द्वारा की जा रही है। छोटे बच्चों के लिए दूध आदि की व्यवस्था भी संघ कार्यकर्ता निरंतर कर रहे हैं। बॉर्डर क्षेत्र पर खाने पीने की व्यवस्था न होने के कारण प्रवासियों को भूखे प्यासे भटकना पड़ता है। उनकी इस परेशानी को देखते हुए आरएसएस ने रसोई की शुरुआत की है। क्षेत्रीय प्रचारक पदम ने बताया कि 23 मई से रसोई की शुरुआत की गई थी और इस रसोई के माध्यम से प्रवासियों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात्रि का खाना उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि जब तक बॉर्डर पर प्रवासियों की भीड़ रहेगी तब तक निरंतर रसोई का संचालन किया जाएगा। बाईस मार्च को जो लॉकडाउन लगा उसमें जो राष्ट्रीय चैनल थे वो लगातार अपने बड़े बड़े शहरों की खबरें दिखा रहे थे। अब हमें चिंता होती थी कि हमारे छोटे शहर को, जो मंगलौर एक बहुत बड़ा छोटा सा शहर है, एक कस्बा है, उसकी खबर कैसे हम तक पहुंचे। हम तो घरों में कैद हो चुके थे, तो उसमें के न्यूज़ बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है इस चैनल ने, और ख़ुसूसन इसके रिपोर्टरों ने, जो भी रहे हों, बड़ी अच्छी इन्होंने खबरें हम तक पहुँचाई। और मैं
बहुत ही अपने हार्दिक धन्यवाद देता हूँ के न्यूज़ का और उनके रिपोर्टरों का कि वो किसी कोरोना योद्धा से कम ना हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ तो पुलिस को, स्वास्थ्य विभाग को, या जो हमारे स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी को, उनको कोरोना वॉरियर्स की उपाधि पब्लिक द्वारा दी जा रही है। असल में मीडिया भी इसकी बराबर के हकदार है, जिसने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया और पब्लिक को कोरोना के संबंध में अवेयरनेस किया, जागरूक किया। घर घर तक कोरोना के कैसे बचा जा सकता है कोरोना से, या कौन सी पब्लिक सफ़र कर रही है, इससे उन तक मदद कैसे पहुंचाई जा सके, इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को पब्लिक के बीच में घुसकर आप लोगों द्वारा काम किया गया। रियल में आप एक जो के न्यूज़ है, बहुत पॉजिटिव इसका काम रहा पूरे कोरोना के दौरान, और अभी भी लगातार काम करी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद की बात। कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन का असर अब नैनीताल के पहाड़ी स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर फलों के विक्रेताओं के साथ साथ काश्तकारों पर भी पड़ने लगा है। गर्मियों के मौसम में फलों का स्वाद सभी को खूब भाता है। ऐसे में स्वादिष्ट और रसीले पहाड़ी फल लोगों का जायका बढ़ाने के लिए साथ सेहत की दृष्टि से भी फायदेमंद है। लेकिन नैनीताल के फलपट्टी कहे जाने वाले क्षेत्र के काश्तकारों सहित फल व्यवसाय और मंडी से जुड़े लोगों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। नैनीताल के भवाली में फल मंडी से ही मई जून के माह में लाखों रुपए के आड़ू, खुमानी, पूलम और काफल देश के विभिन्न राज्यों में सप्लाई किए जाते थे, तो वहीं भवाली में भी बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक भी अपने साथ जमकर पहाड़ी फलों की खरीदारी किया करते थे, जिससे साल भर उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन साल भर मेहनत करने के बाद भी फल बेचकर अपनी 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने वाले काश्तकार और फल व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने फलों के उचित दाम व खरीदार न मिलने से रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। फल अभी तो कहाँ बिक रहा, पिछले लॉकडाउन की वजह से तो सारा अस्त व्यस्त ही है, फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा। फल तो है थोड़ा बहुत, और थोड़ा तो बोले दृष्टि से ख़त्म हो गया था, और अभी आप जितनी बाजार मार्केट में बिक्री पहले थी वो बिल्कुल भी शून्य है। नागे बराबर फल आ रहा है और काश्तकारों को भी परेशानी है और हमें भी परेशानी है। माल आएगा, सप्लाई होगा, टूरिस्ट भी है बाहर का, तो उससे सप्लाई हो नहीं पाएगी। सारे दुकानदार ऐसे ही बैठे हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी से जल्द राहत मिलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 28 मई से उत्तराखंड के मौसम में बदलाव आ सकता है। बता दें, यहां पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो मैदानी इलाकों में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। लेकिन आने वाली मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से गर्मी की इतनी हो रही है, तो आने वाले 3 दिनों में मौसम में बदलाव हो सकता है। इसी तरह पहाड़ों में बात करेंगे तो वहाँ पर भी 28 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच ही रहने वाले पहाड़ों में, जहाँ पर जिसकी हाइट से करीब 2000 मीटर या उसके आसपास है। 28 तारीख जो तापमान है, 28 तारीख से आगे जो तापमान है वो तेज़ी से गिरेंगे, क्योंकि 28 तारीख से प्रदेश में अनेक जगहों में अच्छी बारिश होने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में हल्की से मध्यम वर्षा जो है आपको 28, 29, 30 और 31 3 से 4 दिन जो है अच्छी बारिश जो है प्रदेश में वो मिलने वाली है। नैनीताल के नए कमिश्नर अरविंद सिंह हयांकी ने कार्यभार संभाल लिया है। अरविंद कुमाऊं मंडल के 44वें आयुक्त हैं। इसके साथ ही अरविंद ने मुख्यमंत्री के सचिव का पद भी संभाला है। पद ग्रहण करते ही उन्होंने अभिलेखागार का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ प्रधान साहबान की जो आशंका होगी कि हमारे वित्तीय उपास्य जो इसमें निहित है उसको लेकर कोई कठिनाई न हो, उसके लिए भी वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है और वहाँ पे बेहतर व्यवस्था रहने से लेकर के, सुरक्षा से लेके, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, बिस्तरों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनमें जो भी व्यय आएगा वो ग्राम प्रधान जी पर कोई ऐसा बर्डन ना आए और उसको राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित।
नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के मामले में जवाब मांगा है, जिसमें बताया गया है कि ढांचागत समस्याओं को देखते हुए हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल में सेंट्रलाइज्ड क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। जो प्रवासी रेड जोन से आ रहे हैं उसमें उनको रखा जाएगा। बता दें, ये सुनवाई हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की, जिसमें स्वास्थ्य सचिव ने अपना पक्ष रखा। और साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेशित किया है कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे टेस्ट किट्स के बाद। जो क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली के संबंध में खबरें आ रही थी और आपके चैनल पे भी दिखाया गया था, उस विषय को आज जनहित याचिका में रेज किया गया था, जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके सचिवों को आदेश दिया है कि वो इन क्वारंटीन सेंटर्स को पर्सनली विजिट करके 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे। और साथ ही स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड को आदेश दिया है कि जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनमें साफ सफाई और खाने की व्यवस्था को अपग्रेड किया जाए। और साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेशित किया है कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे टेस्ट किट्स के बारे में और साथ ही क्वारंटीन सेंटर्स के अपग्रेडेशन के बारे में। लॉकडाउन के बाद देश में मजदूरों और गरीबों की बढ़ती दुर्दशा को लेकर एक बार फिर मंगलौर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को घेरा है। काजी निजामुद्दीन ने लॉकडाउन के लगने के बाद जो मजदूर पैदल अपने घरों के लिए सड़कों पर निकले और भूख से मरने वाले मजदूरों पर दुख जताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर स्पीक अप इंडिया एक हमारी कैंपेन थी सोशल मीडिया पर, क्योंकि कांग्रेस एक गांधीवादी पार्टी है, नियम कानून मानने वाली पार्टी है। कोविड-19 के चलते हुए जो लॉकडाउन है उसका हम पालन करेंगे, तो हमने जनता के बीच में एक सोशल मीडिया के थ्रू एक आवाज़ उठाई, जिसमें कि ये माइग्रेंट लेबरर्स, मजदूर जो वापस आ रहे हैं, इनकी दुर्दशा पर, और जो आज की तारीख में आम आदमी की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह चरमरा गई है, उनकी आवाज़ उठाई हम लोगों ने। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल 30 मई को पूरा हो रहा है। सरकार की उपलब्धियों के कार्यक्रम बीजेपी पूरे देश में चलाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश के हर हिस्से में पत्र के माध्यम से सरकार के बारे में बताएगी। प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे, जिन्हें घर घर तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम किया जाएगा। कोरोना के संबंध में मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड प्रदेश का अध्यक्ष हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। पूरे विश्व ने इस बात को माना है, नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी को रखा है कि कोरोना की सुरक्षा की पहल जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने की, अगर वो नहीं की होती तो भारत बहुत ज्यादा हिस्सा नुकसान में आ जाता। उपलब्धि हो तब तो बात करें, यहाँ तो कोई उपलब्धि नहीं है। जब उपलब्धि नहीं तो क्या बताएं। कोरोना की इस महामारी में भी जो है सरकार के लिए हमारी उपलब्धि है, लोग जो है भली भांति समझ गए। कोरोना की इस लड़ाई में जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, लोग जो है वक्त आने पर सरकार को समझ सकें। तो इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सूबा बोलेगा।